लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टैग्नेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टैग्नेशन, इनके बारे में जनरली स्टडी कराई थी। आज जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है हमारा फॉरेन सेक्टर का स्टैग्नेशन, कि जो हमारा फॉरेन सेक्टर है, विदेशी व्यापार, उसमें भी कहीं ना कहीं स्लो रेट ऑफ डेवलपमेंट या नो ग्रोथ हुई थी। ब्रिटिशर्स ने ये जो थर्ड सेक्टर था इसको भी बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया। और हम जानते ही हैं कि इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशियंट टाइम, कि भाई प्राचीन कालों से ही कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो व्यापार की तरफ तो बढ़ा हुआ था ही था, कि ब्रिटिशर्स आए या नहीं आए लेकिन हमारा विदेशी व्यापार तो चल ही रहा था। और इसकी कंडीशन भी बहुत मिजरेबल की ब्रिटिशर्स ने, उसके भी रीजंस हैं और मेजरली तीन ही रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें इस बारे में जानकारी मिलती है, नॉलेज मिलती है, अवेयर होते हैं कि फॉरेन सेक्टर को भी किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया। उसमें सबसे पहला रीज़न ये था कि हम एक्सपोर्टर बन चुके थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स यानी कि रॉ मटेरियल, और इम्पोर्टर बन चुके थे फिनिश गुड्स। इस बात का हम रीज़न भी जानते हैं कि क्यों हम एक्सपोर्टर बन गए थे रॉ मटेरियल के, क्योंकि हम जानते थे कि अगर हम रॉ मटेरियल भेजेंगे तो हमें कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे, रॉ मटेरियल थी, उसका हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। जैसे रॉ मटेरियल जैसे सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिको, जूट्स। लेकिन फाइनिश गुड्स के हम क्या बन चुके थे, इंपोर्टर बन चुके थे, है ना। यानी कि जो भी मशीनरी है ब्रिटिश इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं, लाइट मशीनरी, कैपिटल गुड्स, वूलन क्लॉथ, इन सब का हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि हम जानते थे कि अगर हम रॉ मटेरियल भेजेंगे तो हमें कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल प्राइमरी प्रोडक्ट्स और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ये बन चुके थी स्टैग्नेशन का, ये एक रीज़न हो चुका था फॉरेन सेक्टर में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीज़न है, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। यहाँ पे पहला मैंने आपको बता दिया कि एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, एंड सेकंड वन इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स की कम से कम 50% यानी कि हाफ ऑफ द ट्रेड इंडिया जो था ब्रिटेन के साथ कर रहा था। तो मोनोपोली एक तरीके से, मोनोपोली मतलब जहाँ पे सिंगल सेलर है, तो 50% ऑफ द ट्रेड अगर इंडिया ब्रिटेन के साथ कर रहा है तो इसका मतलब हम कितने ही डिपेंडेंट हैं उन पर। तो कहीं ना कहीं मोनोपोली कंट्रोल कर ली थी अंडर द कॉलोनियल रूल, और मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द ब्रिटेन के लिए था। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द ट्रेड चल रहा था वो कुछ अदर कंट्रीज के साथ चल रहा था, जैसे चाइना का पुराना नाम सिलोन चाइना, और श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन, और ईरान यानी कि पर्शिया। तो चाइना, पर्शिया और श्रीलंका, इन तीनों के साथ रेस्ट ऑफ द ट्रेड चल रहा था, लेकिन हाफ ऑफ द ट्रेड कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स इंडिया के साथ कर रहे थे, दैट इज मोनोपोली। इसी बीच में क्या हुआ, एक स्विस कैनाल ओपन हो गई। स्विस कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटरवे होता है जो मुंबई से लंदन तक का एक शॉर्टेस्ट रूट बनाया गया, है ना। और 1859 में इसका कहीं ना कहीं इसको करा गया कि 1859 में इसकी शुरुआत की गई, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो ओपनिंग है, इंट्रोडक्शन हो गया था 1859 में, और कहीं ना कहीं 10 साल लग गए थे 1859 से 1869 में इसका ओपनिंग हो गई थी। तो स्विस कैनाल की ओपनिंग 1869 में हुई थी, शुरुआत 1859 में हो गई थी। एक आर्टिफिशियल वाटरवे था मुंबई से लंदन तक के बीच का। तो द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल इन 1869 एज द डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। तो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में एक शॉर्टेस्ट रूट खोल दिया गया, है ना, जिससे व्यापार इजी तरीके से हो जाए। थर्ड और इम्पॉर्टेंट जो रीज़न था हमारी इंडियन वेल्थ का ड्रेन होने का, यानी कि तीसरा जो रीज़न जो हमारे फॉरेन सेक्टर को बिल्कुल बर्बाद कर दिया था, उसका तीसरा रीज़न ये था कि ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। यानी कि अब जो कमाइयाँ हो रही थी, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया वाले कुछ कर ही नहीं रहे, इंडिया वाले एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल। हमने बताया ना कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे। तो जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल वो बेच रहे थे तो उससे कहीं ना कहीं वेल्थ जनरेट हो रही होगी, पैसा तो आ रहा था, लेकिन वो पैसा भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन के वेलफेयर के लिए ही लग रहा था। यानी कि ब्रिटिशर्स ने जो भी किया वो अपने वेलफेयर के लिए ही किया। तो जो ड्रेन का मतलब हो जाता है बिल्कुल ड्रेन हो गया, मतलब निकल गया। जैसे मशीन में से पानी ड्रेन हो जाता है, ऐसी ड्रेन हो गया ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल के दौरान जो एक्सपोर्टर हो गए थे हम रॉ मटेरियल के, और उससे जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस से पैसा आ रहा था वो भी ब्रिटेन अपने ही वेलफेयर के लिए लगा रहा था। तो उसका फ़ायदा भी हमारे इंडिया वालों को बिल्कुल भी नहीं मिला। तो उन्होंने बताया कि देयर वाज अ ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट्स, हाउएवर एक्सपोर्ट सरप्लस वर यूज्ड। तो जो एक्सपोर्ट करने पे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने पे जो भी सरप्लस पैसा आ रहा था वो कहीं ना कहीं टू मेक पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय एन कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लिए वो पैसा यूज़ कर रही थी। टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉर बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉर में जो पैसा लग रहा था, तो वॉर हो रहा था उस टाइम, तो वो पैसा वहाँ जा रहा था। और इनविजिबल सर्विसेज को इम्पोर्ट करने के लिए वो पैसा खर्च हो रहा था।
यानी कि वो जितना भी पैसा एक्सपोर्ट सरप्लस से आ रहा था वो भी कहीं ना कहीं खर्च होता चला जा रहा था, वो कोई भी इंडिया के वेलफेयर के लिए यूज़ नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869, क्योंकि 10 साल लग गए थे, 1859 में शुरू हुई थी स्विस कैनाल और 1869 में जाके इसकी ओपनिंग हुई। तो स्विस कैनाल ओपन हुई थी, और ये क्यों हुई थी? द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट ईजी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ईजियर हो जाए। और मैंने आपको बता दिया था कि स्ट्रेटेजिकली, यानी कि अगर हम स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, और इकोनॉमिकल मतलब सस्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। इकोनॉमिकल मतलब होता है कि आप सस्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, चीपर पड़ रहा है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे इन द वर्ल्ड। तो हमारे वर्ल्ड में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे में से एक है ये। और स्विस कैनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे, एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो नॉर्थ से साउथ अक्रॉस द इस्थमस ऑफ स्विज इन नॉर्थन ईस्टर्न इजिप्ट। सीधा सीधा एक आर्टिफिशियल वाटरवे बनाया गया, एक रूट बनाया गया जिससे मुंबई से लंदन हमारा चीपर तरीके से हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो जा सके। और ये भी ब्रिटेन ने अपने फायदे के लिए ही किया था स्विस कैनाल। तो 3 मेजर रीजन मैंने आपको बताया कि फॉरेन ट्रेड का स्टैग्नेशन के, कि सबसे पहले तो हम रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बन गए थे और फिनिश गुड्स के इंपोर्टर बन गए थे, क्योंकि रॉ मटेरियल भेजने पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। दूसरा, हाफ ऑफ द ट्रेड मोनोपोली कंट्रोल अंडर द ब्रिटिश रूल, कि हाफ ऑफ द ट्रेड इंडिया ब्रिटेन के साथ कर रहा था और रेस्ट ऑफ द ट्रेड जो था वो श्रीलंका, चाइना और पर्शिया इनके साथ हो रहा था। स्विस कैनाल इसी बीच में ओपन कर ली गई, 1859 में की गई थी। इंट्रोडक्शन 1859 में हुआ, ओपनिंग 1869 में हुई। 10 साल लग गए और एक शॉर्टेस्ट रूट बनाया गया इंडिया और ब्रिटेन के बीच में व्यापार हो सके, ट्रेड हो सके। थर्ड रीज़न ये था कि जब एक्सपोर्ट करने से पैसा आ रहा था तो वो तो वेलफेयर के लिए लग सकता था, लेकिन उसका भी ड्रेन हो गया, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। कैसे ड्रेन हो गया? कि जो भी चीज़ें थी, जैसे इनविजिबल सर्विसेज इंपोर्ट करनी है, वॉर के टाइम पे जो पैसा जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करना है, सारा का सारा पैसा ब्रिटेन अपनी कंपनी के लिए लगा रही थी। ब्रिटिशर्स अपने वेलफेयर के लिए हमेशा सोच रहे थे। ये मेजर 3 रीज़न मैंने आपको बताए, और इसी के साथ हमारा फॉरेन ट्रेड आज का टॉपिक जो है इसके स्टैग्नेशन का, वो हमने क्लियर किया। तो मेजरली अभी तक हमने 3 सेक्टर के बारे में मेजरली स्टडी किया। एक एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टैग्नेशन हमने पढ़ा, जिसमें हमने 5 पढ़े थे रीज़न। एक तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कैश क्रॉप टू फूड क्रॉप, फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप शिफ्ट हो जाना, यानी कि आप खाने के लिए ना बनाओ, रेदर देन सेल्फ कंजम्पशन आप मार्केट में सेल करने के लिए बनाइए। तो फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो गए। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी हमने पढ़ाई थी कि इरिगेशन फैसिलिटी नहीं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इन सब के लिए कोई भी आपके लिए अरेंजमेंट नहीं किया गया, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी लो हो गई, है ना। हमने और भी बताए थे आपको कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, है ना, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, स्कार्सिटी फॉर इन्वेस्टमेंट, पार्टीशन। फिर हमने उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करी कि डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डेक्लाइन हो गई थी। इसके एडवर्स इफेक्ट बताए थे कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ उससे, यानी कि बेरोजगारी आई और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करना पड़ गया ज़्यादा से ज़्यादा। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, ये भी रीजन थे, है ना। और लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत लिमिटेड था। इसके बाद हम तीसरे सेक्टर की तरफ चले, दैट इज फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर में मैंने आपको सीधा सीधा ये बताया कि 3 रीजन थे कि हम एक्सपोर्टर बन गए थे रॉ मटेरियल के और इंपोर्टर बन गए थे फिनिश गुड्स के। दूसरा रीजन ये था कि 50% ऑफ द ट्रेड, यानी कि मोनोपोली कंट्रोल कर ली थी ब्रिटिशर्स ने, और जो भी ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के दौरान ब्रिटिशर्स के दौरान जो भी ड्रेन हो गई थी इंडियन वेल्थ की, जो भी एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल, उससे जो भी पैसा आ रहा था वो भी ब्रिटिशर्स अपने वेलफेयर के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लिए, इनविजिबल सर्विसेज के लिए, और कहीं ना कहीं वॉर में जो भी उनके जो भी स्टाफ थे या जो भी थे वो इंजर्ड हो रहे थे, उनके लिए लगाया जा रहा था। तो थैंक यू। नेक्स्ट डे हम फिर आपको मिलेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन को लेकर। अब हमारा 4th सेक्टर चलेगा डेमोग्राफिक कंडीशन को लेकर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।